हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 10th में हैं और 2024 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेकर आ गया हूँ पूरे बुक का। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के पूरे बुक का मैं महत्वपूर्ण प्रश्न, सभी बहुविकल्प प्रश्न लेकर आ गया हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि आपकी एग्जाम में 100%, मुझसे गारंटी आप ले लीजिए, 100% दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि इससे बाहर क्वेश्चंस आपके नहीं जाने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला प्रश्न देखो, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि जो कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं, सारे इंपॉर्टेंट हैं और पूरे बुक के हैं। ठीक है, देखो पहला प्रश्न यहाँ पे यह है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ। राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ हुआ था वो सर्वप्रथम किस देश से हुआ? जर्मनी, इटली, फ्रांस कि इंग्लैंड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस से हुआ था। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा है कि फ्रांस की क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति हुई थी 1788 में कि 1789 में कि 1790 में कि 1787 में। मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फ्रांस की क्रांति हुई 1789 में। सारे प्रश्न आप लोग एकदम रटे होने चाहिए। तीसरा प्रश्न की अगर हम बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस कि महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी पे क्लिक करना, महात्मा गांधी। कौन? महात्मा गांधी ने। चलिए चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1925 में। मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी पे क्लिक करना कि चौरी चौरा कांड जो हुआ था सन 1922 ईस्वी में हुआ था। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखिए, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? मेरे प्यारे बच्चों, सरदार पटेल की बाल गंगाधर तिलक जी, महात्मा गांधी जी की ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हिंद स्वराज पुस्तक के जो लेखक थे वो महात्मा गांधी जी थे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 है कि करो या मरो का नारा किसका था? मतलब कि करो या मारो का नारा जो दिए थे वो कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस जी कि चंद्रशेखर आजाद कि भगत सिंह कि आपके महात्मा गांधी? ये भी प्रश्न सिंपल है, ऑप्शन डी पे ही क्लिक करोगे, क्योंकि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? 1914 में, 1915 में कि आपके 1918 में कि 1919 ईस्वी में? ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे महात्मा गांधी? मेरे प्यारे बच्चों, 1915 में लौटे थे, मतलब बी वाला ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 8वां जो है वह है कि वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कि अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा कि महात्मा गांधी द्वारा? वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न आपको याद होने चाहिए, बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है? सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुआ था कि साइमन कमीशन का भारत आगमन कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कि जलियांवाला बाग हत्याकांड? 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है? ऑप्शन डी पे क्लिक करोगे, मुझे मालूम है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 10वां क्या है? महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1919, 1924, 1929 कि आपको 1934? मेरे प्यारे बच्चों, 1929 में महामंदी का प्रारंभ हुआ था। सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय वाशिंगटन में कि जिनेवा में कि आपके न्यूयॉर्क में यहाँ पे कि आपके ऑस्ट्रिया में? मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, न्यूयॉर्क। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945 में, 1920 में, 1942 में कि आपको 1947 में? देखो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुआ था मेरे प्यारे बच्चों 1945 में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना पूछता है।
जवाब देना आप 1945 में। चलो 13वां प्रश्न देखो, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ कब हुआ? 1914, 1939 आपके 1919 के 1900 आपके 42। तो 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, पहला ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 14, भूमि एक संसाधन है, यहाँ पे भरना है आप लोगों को कि भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है कि मानव निर्मित कि सौर ऊर्जा से निर्मित कि आपके इनमें से कोई नहीं। यहाँ तक तो सबको क्लियर है कि भूमि जो एक है वो कैसे संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15वां देखिए, निम्नलिखित में से किस मिट्टी का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से मिट्टी का प्रकार नहीं है, काली, पीली, लेटराइट, सीमेंट। सबको मालूम है कि काली मिट्टी तो होती ही है, पीली मिट्टी भी होती है, लेटराइट मिट्टी। ये सीमेंट जो है ये मिट्टी का प्रकार नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16वां देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? बताइए, झारखंड में, गुजरात में कि राजस्थान में कि आपके बिहार में? मेरे प्यारे बच्चों, पूछा है कि किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, तो आपके गुजरात हुआ। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17वां देखिए, पर्वतों पर मृदा अपर्दन का साधन है। पर्वतों पर जो मृदा अपर्दन का साधन क्या होता है? पवन कि हिमनद कि दो ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं आपके, जल कि पशु चारण। मेरे प्यारे बच्चों, पर्वतों पर जो हिमनद का आप लोगों का, अरे पर्वतों पर मृदा अपर्दन का जो कारण होता है वो हिमनद होता है। क्या होता है? हिमनद। हिमनद के कारण मृदा अपर्दन होता है पर्वतों पर। चलो आगे बात कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 18वां देखिए क्या है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई कि अति पशुचारण। सबको क्लियर होना चाहिए कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? अधिक सिंचाई होता है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? मतलब नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है, पवन ऊर्जा आपके कि जल, जीवाश्म ईंधन के आपके वन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जीवाश्म ईंधन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20वां देखिए क्या है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी कि पर्वतीय मिट्टी कि आपके लेटराइट मिट्टी? मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, लेटराइट मिट्टी, क्योंकि सबको मालूम है कि चाय की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जो मानी जाती है वो लेटराइट मिट्टी मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? किस राज्य में सीढ़ीदारी खेती की जाती है? पंजाब में कि हरियाणा में कि आपके उत्तर प्रदेश में कि आपके उत्तराखंड में? ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी पे क्लिक करना, उत्तराखंड में जो है मेरे प्यारे बच्चों सीढ़ीदारी खेती की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22वां देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? बागान की चारागाह की भूमि आपके की खनिज संसाधन? व्यक्तिगत संसाधन नहीं है यह बताना है, तो व्यक्तिगत संसाधन आपका एक खनिज जो है संसाधन है, ये व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 23 कि निम्न में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? लोहा कि आपके पवन ऊर्जा कि दो ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, एक ज्वारीय ऊर्जा दिया हुआ है, एक आपका पशुधन दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों निम्न में से संसाधन पूछा है पुनः चक्रीय, तो पुनः चक्रीय आपका लोहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावित संसाधन है? मतलब संभावित संसाधन कौन सा होता है? कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा की आपके बॉक्साइट। इन चारों में से आपको संभावित संसाधन आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, पवन ऊर्जा जो है एक संभावित संसाधन है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन 25, चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? मृदा संरक्षण से कि वन संरक्षण से कि जल संरक्षण से कि वायु संरक्षण से? ये तो मालूम ही होना चाहिए आप लोगों को कि जो चिपको आंदोलन चलाया गया था वनों की रक्षा के लिए चलाया गया था, मतलब वन संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित किया गया है? तो किस राज्य में स्थित है? असम में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल आपके मध्य प्रदेश में? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? पश्चिम बंगाल में है, और ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 27 देखिए क्या है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मासिनराम में होती है कि चेन्नई में, व्लादिवोस्टोक में, न्यूयॉर्क में? सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है मेरे प्यारे बच्चों? विश्व की बात पूछा है, तो विश्व में वासिनराम जो स्थान है वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
बात करें 28, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? पंजाब में, गुजरात में, उत्तराखंड में कि आपके मध्य प्रदेश में? टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है, ये क्वेश्चन है। उत्तराखंड में आप लोगों का यह स्थित है टिहरी बांध परियोजना। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगला प्रश्न नंबर 29 कि सलाल बांध किस नदी पर बना है? सलाल बांध किस नदी पे? महानदी पे कि चिनाब नदी पे कि अगर हम आगे बात करें यहाँ पे सतलुज नदी पे कि कृष्णा नदी पे? क्वेश्चन क्या है? सलाल बांध किस नदी पर बना है मेरे प्यारे बच्चों? चिनाब नदी का नाम सुने होंगे, चिनाब नदी पे ही आप लोगों का सलाल बांध है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 30वां, इनमें से कौन सी रबी फसल है? मतलब रबी की फसल इन चारों में से कौन है? चावल कि मोटे अनाज कि चना, चना में अभी काला चना कि कपास? मेरे प्यारे बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पे रबी की फसल की, तो चना में जो काला चना आता है, ठीक है, तो काला चना रबी की फसल है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 31वां प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? दालें, मोटे अनाज कि ज्वार, तिल कि आपके सिर्फ तिल? फलीदार फसल पूछा है कि फलीदार फसल कौन है? तो दालें जो हैं, दाल, वो फलीदार फसल होती हैं। ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगला प्रश्न 32, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? देखिए रेशे वाला फसल, वो इतने मुश्किल, इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं, इतना याद रख लेना आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? जूट, कॉफ़ी, जौ कि रबर? ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आप लोग क्या दोगे? ऑप्शन ए पे क्लिक करोगे, जूट जो है रेशेदार फसल है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सी रोपड़ फसल है? रोपड़ की फसल किसे बोलते हैं? गेहूं को, चना को, गन्ना को, मूंगफली को? मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। गन्ना एक कैसी फसल है? और रोपड़ की फसल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, झरिया प्रसिद्ध है किसके लिए? लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए कि तांबा के लिए कि बॉक्साइट के लिए? तो झरिया प्रसिद्ध है कोयला के लिए। बी वाला ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। चलिए 35 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, यहाँ पे आपके प्राकृतिक गैस? मेरे प्यारे बच्चों कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो वो जगह आपका सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं 36 क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित किया गया है? उत्तराखंड में, तमिलनाडु में, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान? भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे बच्चों वो स्थित है आपके तमिलनाडु में। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ प्रश्न नंबर 37 बढ़ेंगे, मुंबई हाई प्रसिद्ध है किसके लिए? तेल शोध कारखानों, पेट्रोलियम के लिए कि फिल्मी सिटी के लिए कि गेटवे ऑफ इंडिया के लिए कि उपयुक्त में से कोई नहीं? तो मुंबई हाई की अगर हम बात करें, मुंबई हाई जो प्रसिद्ध है मेरे प्यारे बच्चों वो आपके तेल शोधक कारखानों, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और इसी के साथ 38 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 38 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? गैर परंपरागत स्रोत कौन है ऊर्जा का? सौर ऊर्जा की, कोयला की, पवन ऊर्जा की, आपके ज्वारीय ऊर्जा? मेरे प्यारे बच्चों कोयला जो है वो सौर ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 39 प्रश्न है कि एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? तांबा से, बॉक्साइट से, कि आपके सोना से, कि आपके लौह अयस्क से? एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से मेरे प्यारे बच्चों? तो मेरे प्यारे बच्चों एंथ्रेसाइट का संबंध जो है वो आप लोगों का, एंथ्रेसाइट का संबंध किससे? तांबा से, बॉक्साइट से, सोना से, कि लौह अयस्क से? तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ही गलत है। एंथ्रेसाइट का संबंध कोयला से होता है। किससे? कोयला से। ये ऑप्शन जो है गलत लिखा गया है। एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? तो आपके कोयला से है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कर लेना क्योंकि लौह अयस्क नहीं होगा। चौथा ऑप्शन यहाँ पे कोयला है, टाइपिंग में मिस्टेक है, तो इसको याद कर लेना कि एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? तो कोयला से है। चलो आगे बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 40वां देखिए क्या है, कोरबा प्रसिद्ध है किसके लिए? प्राकृतिक गैस के लिए, कोयला के लिए, सौर ऊर्जा के लिए, बॉक्साइट के लिए? तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपको देखने में ही लग रहा है कि कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या है, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? श्रीलंका की बात कर रहा है, इसमें से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तमिल, ईसाई, सिंहली कि मुस्लिम?
मेरे प्यार बच्चों, ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सिंहली। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? सिंहली। तो मेरे प्यार बच्चों, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को टोटल 41 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बताया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना तैयार है कि नहीं, एग्जाम में सारे क्वेश्चन करके चले आओगे। तो मेरे प्यार बच्चों, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर ना तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं लाऊंगा आप लोगों के लिए। और इस वीडियो को शेयर भी कर दो। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।